नमस्कार, प्रतिदिन अखबार संपादकीय आड़ी में आपका स्वागत है। संस्थाओं के बीच होता द्वंद्व लोकतंत्र के हित में नहीं। सीएए पर सही फैसला दैनिक जागरण। व्यापार नीति में बड़ा बदलाव, बनी रहे चुनाव आयोग की गरिमा राष्ट्रीय सहारा। न्यायपूर्ण नागरिकता, चंदा और चुनाव सुधार की कवायद। अब आर्टिकल विस्तार से। सुप्रीम कोर्ट की असाधारण सख्ती स्थिति के अनुकूल है। कोर्ट ने संस्थाओं के बीच होता द्वंद्व लोकतंत्र के हित में नहीं। दैनिक भास्कर। सुप्रीम कोर्ट की असाधारण सख्ती स्थिति के अनुकूल है। कोर्ट ने 15 फरवरी को निर्देश दिया कि एसबीआई चुनावी बॉन्ड के मतदाताओं और उन्हें बनाने वाले राजनीतिक दलों के नाम चुनाव आयोग को 6 मार्च तक दे। इस आदेश पर अमल की जगह बैंक ने 19 दिन बाद कोर्ट से लंबा समय मांग खारिज करते हुए कोर्ट ने चेतावनी दी है। एक अन्य मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर ताज्जुब किया कि महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर ने सदन में दल बदल के मामले में फैसला देते समय इस कोर्ट के उस आदेश को नजरअंदाज किया जिसमें कहा गया था कि मूल पार्टी का मामला तय करने में सिर्फ सदन में बहुमत के आधार पर निर्णय नहीं लिया जाना चाहिए। तेलंगाना हाईकोर्ट ने राज्यपाल के उस आदेश को गलत करार दिया है जिसमें महामहिम ने विधान परिषद के लिए सरकार द्वारा नामित 2 सदस्यों का मनोनयन रद्द कर दिया था। ये घटनाएं बताती हैं कि संस्थाओं का एक दूसरे के खिलाफ द्वंद्व एक डरावने मुकाम पर पहुंच गया है। हर संस्था दूसरी संस्था के साथ अंग्रेजी के मुहावरे फाइट टू फिनिश, मरने मारने को आमादा है और की हद तक संघर्षरत है। क्या संविधान निर्माताओं ने संविधान में कुछ इसी किस्म की संस्थाओं की परिकल्पना की थी? किसी विकासशील देश में सबसे पहली और शायद आखिरी भी लड़ाई तो गरीबी, बेरोजगारी, सामाजिक कुरीतियों, कुपोषण और भ्रष्टाचार से होती है। क्या 70 वर्षों के तथाकथित संवैधानिक शासन में हम भारत के लोक प्रजातंत्र को मजबूत रखने की जगह खोखला नहीं कर रहे हैं? औपचारिक रूप से तो चुनाव भी होते हैं, संस्थाएं भी अपनी भूमिका निभा रही हैं, लोक विमर्श में विकास के आंकड़े भी दिए जाते हैं, लेकिन सिस्टम में क्या सब कुछ सामान्य है? क्या ये द्वंद्व इस बात की तस्दीक नहीं है कि व्यक्तिगत और सामूहिक हित साधन कहीं प्रजातंत्र के यज्ञ को अपवित्र कर रहा है? सीएए पर सही फैसला दैनिक जागरण। आखिरकार नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए के नियम अधिसूचित कर दिए गए। अच्छा होता कि ये कानून और पहले अमल में आ जाता, क्योंकि इससे संबंधित विधेयक को दिसंबर 2019 में ही संसद की स्वीकृति मिल गई थी। इतनी देरी से इस कानून को लागू करने का एक कारण उसके बड़े पैमाने पर विरोध किया जाना दिखता है। यह विरोध इस शरारत भरे दुष्प्रचार की देन था कि यदि वह कानून लागू हुआ तो देश के मुसलमानों की नागरिकता खतरे में पड़ जाएगी। इस दुष्प्रचार में कथित सिविल सोसाइटी के लोग ही नहीं बल्कि कई राजनीतिक दल भी शामिल थे। वे जानबूझकर मुस्लिम समुदाय को भड़काकर उसे सड़कों पर उतार रहे थे, जबकि इस कानून का किसी भी भारतीय नागरिक से कोई लेना देना नहीं। वास्तव में यह नागरिकता छीनने का कानून नहीं बल्कि देने का कानून है। इस कानून के तहत अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के पंथ मजहब के आधार पर उत्पीड़न का शिकार हुए उन अल्पसंख्यकों को नागरिकता दी जानी है तो 2014 से पहले भारत आ चुके हैं। यह एक तथ्य है कि अफगानिस्तान हिंदुओं सिखों से करीब करीब खाली हो चुका है और पाकिस्तान एवं बांग्लादेश में हिंदू, सिख एवं अन्य अल्पसंख्यक बुरी तरह उत्पीड़न का शिकार हैं। वे अपना अस्तित्व बचाने की हारी हुई लड़ाई लड़ रहे हैं। उनके सामने जान गंवाने, पलायन करने या न चाहते हुए भी इस्लाम स्वीकार करने के अलावा और कोई उपाय नहीं। यह समय की मांग है कि 2014 के बाद भी 3 पड़ोसी देशों से लुटपिट कर भारत आए प्रताड़ित लोगों को राहत देने पर विचार किया जाए। सीएए लागू होने के खिलाफ लोगों को भड़काने का काम करने वालों से सख्ती से निपटा जाना चाहिए। दिल्ली की नाक में दम करने वाले शाहीन बाग सरीखे किसी धरने को सहन नहीं किया जाना चाहिए। इसी के साथ उन राजनीतिक दलों को धिक्कारा जाना चाहिए जिन्होंने इस कानून के विरोध के बहाने राजनीतिक रोटियां सेकने और लोगों को हिंसा के लिए उकसाने का काम किया। नागरिकता संशोधन कानून को लेकर कुछ राजनीतिक दलों ने इस तरह ओछी राजनीति की, जिसका प्रमाण यह है कि कुछ राज्य सरकारों ने विधानसभा में उनके खिलाफ प्रस्ताव पारित किए। वोट बैंक की सस्ती और गंदी राजनीति के चलते संघीय ढांचे के खिलाफ यह काम जानबूझकर इसके बाद भी किया गया। किसी को नागरिकता देने में राज्य सरकारों की कहीं कोई भूमिका नहीं। यह केंद्र के अधिकार वाला विषय है। यह समझ आता है कि कोई यह मांग करे कि मानवीय आधार पर 3 पड़ोसी देशों में प्रताड़ित अल्पसंख्यकों के साथ अन्य को भी नागरिकता संशोधन कानून के दायरे में लाया जाए, लेकिन इसका कोई औचित्य नहीं है कि जब तक ऐसा कुछ नहीं होता तब तक किसी को भी नागरिकता देने की पहल का विरोध किया जाए। यह विरोध अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश में उत्पीड़न का शिकार हुए अल्पसंख्यकों के प्रति अत्याचार के अलावा और कुछ नहीं। व्यापार नीति में बड़ा बदलाव, विवेक देवराय और आदित्य सिन्हा। देवराय प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के प्रमुख और सिन्हा परिषद में ओएसडी अनुसंधान है।
विकसित एवं विकासशील देशों के बीच साझेदारी के माध्यम से आकार लेने वाले क्षेत्रीय व्यापार समझौते आरटीए आर्थिक वृद्धि की गति बढ़ाने में बहुत उपयोगी होते हैं। ऐसे समझौतों से विकासशील देशों को विकसित देशों के समृद्ध बाजारों तक पहुंच मिलती है। अपने विभिन्न उत्पादों और सेवाओं के साथ ही संभावित निवेश के लिए विकसित देशों के बाजारों का अपना आकर्षण है। बड़े एवं विकसित बाजारों के साथ जुड़ाव किसी भी देश को नवाचार के लिए प्रेरित करने के साथ ही उसकी प्रतिस्पर्धा क्षमता को भी बढ़ाता है। इससे आर्थिक विविधीकरण एवं वृद्धि को बढ़ावा मिलता है। इस महत्ता को समझते हुए ही भारत और यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ EFTA के बीच व्यापार और आर्थिक साझेदारी अनुबंध यानी TEPA पर सहमति बनी। यह समझौता इसका साक्षात प्रमाण है कि भारत जैसा देश विकसित अर्थव्यवस्थाओं के बाजार तक पहुंच और निवेश अवसरों से कैसे लाभ उठा सकता है। एक लंबी वार्ता के बाद इसके सार्थक एवं अपेक्षित परिणाम सामने आए हैं। बीते 2 दशकों के दौरान EFTA भारत व्यापार रिश्ते निरंतर प्रगाढ़ होते गए। वर्ष 2022 में दोनों पक्षों के बीच कुल वस्तु व्यापार 6.1 अरब डॉलर को पार कर गया। व्यापार की पड़ताल करें तो उसमें वस्तुओं का व्यापक विनिमय दिखता है, जिसमें EFTA ने भारत से ऑर्गेनिक रसायनों का आयात किया और भारत को मुख्य रूप से मशीनरी और दवा उत्पादों पर निर्यात किया। परवान चढ़ते ये व्यापारिक रिश्ते ETPA के संभावित फायदों को रेखांकित करते हैं। वैश्विक विनिर्माण मानचित्र पर चीन की जगह लेने से जुड़ी अपनी महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए भारत ने RTA की रणनीति को अपनी आर्थिक सक्रियता सहभागिता में केंद्र में रखना आरंभ किया। वर्ष 2020 में हमने एक विश्लेषण किया था, जिसमें उस रुझान का संज्ञान लिया गया था कि वैश्विक कंपनियां किस प्रकार चीन से इतर अपनी विनिर्माण इकाइयां लगाने की योजना पर काम कर रही थी। इस रणनीति को China+1 नाम दिया था। उसमें देखा गया कि तमाम कंपनियां पूर्व एशियाई देश वियतनाम को वरीयता दे रही थीं। जब इसके पीछे के कारकों की पड़ताल की गई तो पता चला कि वियतनाम को वरीयता मिलने में कई विकसित देशों के साथ उसके RTA की अहम भूमिका रही। इन अनुबंधों के नेटवर्क ने वियतनाम को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में एक अहम खिलाड़ी बना दिया। यदि भारत और वियतनाम के राजनीतिक व्यापार गठबंधनों की बात करें तो वे आर्थिक साझेदारियों के विभिन्न स्वरूपों को दर्शाते हैं। वियतनाम के व्यापार समझौते मुख्य रूप से विकसित अर्थव्यवस्थाओं के साथ हो रहे थे, जहां आर्थिक लाभ और वृद्धि के व्यापक अवसर विद्यमान हों। दूसरी ओर भारत का जोर अन्य उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं के साथ अनुबंधों पर केंद्रित था। इसमें भू राजनीतिक रणनीति, भारत से होने वाले निर्यात की प्रकृति और संभावित विकसित देशों के नियामकीय परिदृश्य जो पहलू प्रभावी थे। विकासशील देशों के साथ ऐसे समझौतों से क्षेत्रीय एकजुटता और साझा वृद्धि को तो बढ़ावा मिल सकता है, लेकिन स्थापित बाजारों के प्रवेश के मोर्चे पर कायम चुनौतियां भी रेखांकित होती हैं, जहां अमूमन जटिल व्यापारिक बाधाएं और प्रतिस्पर्धा का सामना करना होता है। इस दौरान भारत ने अफ्रीका, दक्षिणी अमेरिका और एशियाई देशों के साथ RTA पर बात आगे बढ़ाई। आंकड़ों के अनुसार इनमें से कई RTA पर बात 2007 से 2011 में संपर्क सरकार के दौरान शुरू हुई। उन समझौतों में लाभ का संतुलन भारत के व्यापारिक साझेदारों के पक्ष में हुआ था। इससे इन देशों को भारत के बड़े बाजार में निर्यात के अवसर मिले, जबकि भारत के साथ ऐसा नहीं हुआ, यानी लाभ का पलड़ा संतुलित नहीं था। मौजूदा सरकार ने इस स्थिति का संज्ञान लिया और व्यापार समझौतों में एक अलग एवं व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाया। वर्ष 2020 के बाद भारत कई विकसित देशों के साथ RTA और मुक्त व्यापार समझौते यानी FTA कर चुका है। कई समझौतों पर वार्ता जारी है। ऑस्ट्रेलिया के साथ हुआ व्यापार समझौता उसकी एक बड़ी मिसाल है। भारत ने करीब दशक भर बाद किसी विकसित देश के साथ समझौता किया। इसमें वस्तु व्यापार, सेवा व्यापार को बढ़ावा देने सहित व्यापार में आने वाली तकनीकी बाधाओं को दूर करने की दिशा में काम किया गया। इसी तरह संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE के साथ व्यापार आर्थिक साझेदारी समझौता हुआ। वर्ष 2022 में हुए समझौते का लक्ष्य 5 वर्षों के भीतर द्विपक्षीय वस्तु व्यापार को बढ़ाकर 100 अरब डॉलर तक करने का है, जिससे वर्ष 2030 तक 250 अरब डॉलर करने का लक्ष्य है। इससे विभिन्न क्षेत्रों में व्यापक स्तर पर रोजगार सृजन की उम्मीदें हैं। इस समय भारत ब्रिटेन के अलावा इजरायल और खाड़ी सहयोग परिषद के देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौतों की संभावनाएं तलाश रहा है। ये वार्ताएं और समझौते एक व्यापक रणनीति का हिस्सा हैं, जिसमें दुनिया की विकसित और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के साथ सहभागिता बढ़ाकर भारत की आर्थिक एवं राजनीतिक हितों को पोषित करना है। ये भारत की व्यापारिक रणनीति में एक बड़े परिवर्तन का प्रमाण है। इसमें व्यापार घाटे को घटाने और आर्थिक सहयोग को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। इन समझौतों के बहुआयामी लाभ देखने को मिलेंगे। इनसे व्यापार में तेजी, विदेशी निवेश में बढ़ोतरी, रोजगार सृजन के
रोजगार सृजन के स्तर पर बेहतर स्थितियां बनेगी। इसके साथ ही वैश्विक व्यापार नेटवर्क पर भारत की पकड़ भी मजबूत होगी। बनी रहे चुनाव आयोग की गरिमा राष्ट्रीय सहारा। लोकसभा चुनाव से ऐन पहले ही चुनाव आयुक्त अनूप चंद्र पांडे की सेवानिवृत्त हो गए और वह अरुण गोयल ने अचानक इस्तीफा दे दिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। 15 मार्च तक 2 चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की संभावना जताई जा रही है। कानून मंत्री के नेतृत्व में खोज समिति दोनों पदों के लिए 5-5 नामों के को 2 अलग-अलग पैनल तैयार करेगी, जिससे प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली चयन समिति द्वारा चुनाव आयुक्त के तौर पर नियुक्ति के लिए 2 नाम तय करेंगे। इसमें एक केंद्रीय मंत्री समेत कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी होंगे। चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। गोयल के इस्तीफे के कारणों की पर तरह-तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। गोयल 1985 बैच के पंजाब कैडर के आईएएस थे। वह 2022 में निर्वाचन आयोग में शामिल हुए थे। वर्तमान में राजीव कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। यह भी अंदेशा व्यक्त किया जा रहा है कि गोयल कुमार के साथ रहे मतभेदों के कारण यह स्थिति जन्मी हो, मगर आंतरिक संचार एवं निर्णयों के रिकॉर्ड में गोयल की कोई असहमति नहीं नजर आई है, इसलिए इसे व्यक्तिगत कारणों से दिया गया इस्तीफा बताया जा रहा है। जिस वक्त चुनाव की तैयारियां जारी हैं कि आयोग केंद्रीय बलों की तैनाती व आवाजाही को लेकर गृह मंत्रालय व रेलवे के बीच महत्वपूर्ण बैठकें कर रहा है, उस वक्त एक साथ दोनों चुनाव आयुक्तों की नवनियुक्ति पर नियमित कामों में व्यवधान तो डालेगी। स्वच्छ व निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए स्वतंत्र निर्वाचन आयोग की महत्वपूर्ण भूमिका पर संविधान ने विशेष जोर दिया है। चुनाव आयुक्तों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। जैसा कि मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त होते वक्त कुमार ने कहा था कि अनाचारों को रोकने और निर्वाचन की गुणवत्ता बढ़ाने के प्रति आयोग उत्तरदायी है। याद रखना होगा कि मुख्य चुनाव आयुक्त रहते हुए टीएन शेषन ने आम मतदाताओं के भीतर निर्वाचन आयोग के प्रति विशेष सम्मान का भाव जगाने का काम किया था। चुनाव के दरमियान विपक्षी दलों और छोटे-छोटे स्थानीय दलों और स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ने वालों के अधिकारों के साथ मतदाताओं की जागरूकता व मताधिकार प्रयोग के प्रति सतर्कता बनाए रखना भी आयोग का ही काम है। इन नियुक्तियों में समय का ख्याल रखना जरूरी है, ताकि चुनाव की तैयारियों में किसी तरह का व्यवधान न आए। न्यायपूर्ण नागरिकता। हिंदुस्तान। लगभग 4 वर्ष के इंतजार के बाद केंद्र सरकार ने नागरिकता संशोधन अधिनियम अर्थात सीएए को देश भर में लागू करके न केवल अपने आलोचकों को चौंकाया है, बल्कि देश अपने लोगों की नागरिकता सुनिश्चित करने की जरूरी दिशा में बढ़ चला है। इस नए कानून का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान जैसे देशों से आने वाले मुस्लिमों को अब भारत में सहजता से नागरिकता नहीं मिलेगी, जबकि इन देशों से आने वाले हिंदू, सिख, ईसाई व अन्य धर्म के लोगों को सहजता से नागरिकता हासिल हो जाएगी। कानून के तहत पात्र लोग नागरिकता के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। और गौर करने वाली बात यह है कि पिछले दिनों से अनेक नेता सीएए के लागू होने के संकेत दे रहे थे। यहाँ तक कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी कहा था कि आम चुनाव से पहले ही सीएए को लागू कर दिया जाएगा। चुनाव की घोषणा के ठीक पहले सीएए को लागू कर सरकार ने अपना एक वादा पूरा कर दिया है। दरअसल सीएए एक ऐसा मोर्चा है जिसे लेकर केंद्र सरकार की आलोचना हो रही थी। सीएए का विरोध करने वाले ज्यादातर लोग शांत थे और अनेक लोग सरकार की मंशा पर सवाल उठा रहे थे। वाकई संसद में 11 दिसंबर 2019 को सीएए पारित हो गया था और कुछ ही घंटों में कानून को अधिसूचित भी कर दिया गया था, पर इसके लिए नियम तय नहीं हुए थे। कानून बन जाने के बाद नियम तय करना जरूरी होता है और नियम तय करने के लिए सरकार लगातार समय ले रही थी। इस वजह से सरकार की आलोचना भी हो रही थी। बहरहाल नियम न तय होने से आगे नई लोकसभा में तकनीकी परेशानियां आ सकती थी, अतः केंद्र सरकार ने चुनाव से ठीक पहले इस कार्य को अंजाम देकर एक तरह से अपना यह अधूरा काम पूरा किया है। चुनाव में साफ तौर पर सीएए विरोधियों के पास यह मौका होगा कि वे लोगों के बीच अपनी बात रखें। मतलब आगामी चुनाव एक तरह से सीएए पर जनमत संग्रह जैसा होगा। यहाँ ये याद रखने की बात है कि सीएए लागू करने का वादा पिछले लोकसभा चुनाव और पश्चिम बंगाल और 2021 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की ओर से उठाया गया प्रमुख मुद्दा था और इससे भाजपा को चुनाव में बहुत फायदा भी हुआ था। देश में ऐसे लोगों की संख्या बहुत है जो मानते हैं कि भारत का विभाजन मुस्लिमों की अलग राष्ट्र की मांग की वजह से हुआ था। अतः जिन मुस्लिमों ने भारत छोड़कर अलग देश में रहना चुना, उन्होंने भारत की नागरिकता मांगने का हक खो दिया। दूसरी ओर सीएए का विरोध करने वालों का कहना है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के मुस्लिमों के साथ भारतीय नागरिकता देने में भेदभाव नहीं होना चाहिए। यह तर्क यह भी है कि धर्मनिरपेक्ष भारत में नागरिकता का फैसला किसी भी आस्था के आधार पर नहीं होना चाहिए। बहरहाल अपने देश में धर्म की राजनीति नहीं है। इसके पक्ष और विपक्ष में लगभग हर पार्टी राजनीतिक लाभ लेना चाहती है। बेशक राजनीति से अलग होकर सोचना ज्यादा जरूरी है। जो मजबूर लोग पाकिस्तान या बांग्लादेश में भारत में आए हुए हैं, उनकी समस्याओं का समाधान देश के लिए प्राथमिकता होनी ही चाहिए।
भूलना नहीं चाहिए। नागरिकता का तार्किक व मानवीय वितरण देश की वसुधैव कुटुम्बकम की संस्कृति का अंग है। चंदा और चुनाव सुधार की कवायद। कमलेश जैन, वरिष्ठ अधिवक्ता, सुप्रीम कोर्ट। आखिरकार सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई को सख्त चेतावनी देते हुए कह ही डाला कि वह मंगलवार शाम तक इलेक्टोरल यानी चुनावी बॉन्ड का ब्रेकअप बताए, यानी इस बात का खुलासा करे कि चुनावी बॉन्ड के रूप में किसने कितने रुपए किस पार्टी को दिए। अंततः 15 मार्च को शीर्ष अदालत खुद सीबीआई पर अवमानना का मुकदमा दायर कर देगी। यह निर्देश सर्वोच्च न्यायालय की 5 सदस्यीय पीठ ने एकमत होकर दिया है। चुनावी बॉन्ड योजना को वर्ष 2017 में वित्त विधेयक के रूप में पेश किया गया था। इसे चुनाव में काला धन के इस्तेमाल से निपटने के एक कारगर तरीके के तौर पर पेश किया गया था, लेकिन इसमें सियासी दलों को मिलने वाला चंदा गुप्त भी था और उसकी कोई सीमा भी तय नहीं की गई थी। इसके तहत प्रॉमिसरी नोट्स यानी वचन पत्र के रूप में बैंक से बॉन्ड खरीदे जा सकते थे, जिसको अपनी बैलेंस शीट में दिखाना दानकर्ताओं के लिए जरूरी भी नहीं था। वे अपनी बैलेंस शीट में इसे सरकार को न दिखाने को स्वतंत्र थे। जाहिर है यह सीधे सीधे संविधान के अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार व अनुच्छेद 19 या सूचना के अधिकार का उल्लंघन था। चुनावी चंदे को लेकर यह कोई नया विवाद नहीं था। भारत में यह लगातार मांग होती रही है कि राजनीतिक दलों को चंदे के रूप में जो जगह मिलती है उसमें पारदर्शी होना चाहिए, मगर एन के एन प्रकार सभी दल इससे बचते रहे। चुनावी बॉन्ड में भी राजनीतिक दलों पर यह दायित्व नहीं था कि वे चंदे की रकम या चंदा देने वाले का नाम जाहिर करें। मतदाताओं के लिए यह रहस्य था कि राजनीतिक दलों के पास चुनावी बॉन्ड के रूप में किससे कितने रुपए आए। अब जब चुनावी बॉन्ड का अध्याय खत्म होने को है, तब सवाल यह भी है कि राजनीतिक दलों के लिए चंदे की एक आदर्श व्यवस्था क्या हो। देखा जाए तो यह काम राजनीतिक दलों को अपने तय करना चाहिए, क्योंकि भारत एक ऐसा जीवंत लोकतंत्र है जहां किसी भी प्रकार की लुका-छिपी स्वीकार नहीं हो सकती है। चंदे में पारदर्शिता का न होना लोकतंत्र के लिए एक गंभीर रोग है जो इनकी जड़ों को खोद सकता है। ऐसे में सर्वोच्च न्यायालय ने उचित ही लोकतंत्र रूपी वृक्ष को हरा-भरा रखने के लिए चंदे रूपी खाद को पवित्र करने का भी एक प्रयास किया है। गौर कीजिए, अदालतें सिर्फ कानून की रक्षा के लिए जवाबदेह होती हैं और वे अपनी इसी सीमा में चुनाव सुधार को आगे भी बढ़ा रही हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने समय-समय पर देश की चुनाव प्रणाली को स्वच्छ बनाए रखने की कोशिश की है, जैसे चुनाव में खड़े होने वाले प्रत्याशियों की पृष्ठभूमि को जनता से आगाह कराना। व इस बार अदालत ने स्पष्ट किया है कि गुमनाम चंदा लोकतंत्र के हृदय को बीमार बनाता है। इसी तरह किसी भी विधेयक को वित्त विधेयक का चोला पहनाकर उसे सुरक्षित दरवाजा अपनाया जाता है, उस पर भी निगरानी आवश्यक है। चुनावी बॉन्ड को वित्त विधेयक के रूप में पेश किया गया था। जनता के बीच व्यापक विमर्श के बिना किसी विधेयक को यूं लाया जाना एक गलत नजीर पेश करता है। पिछले आदेश में सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय स्टेट बैंक से कहा था कि 12 अप्रैल 2019 को लेकर अब तक खरीदे गए सभी चुनावी बॉन्ड की जानकारी वो चुनाव आयोग को मुहैया कराए। इसके जवाब में ही स्टेट बैंक ने आगामी 30 जून तक ये जानकारी देने का अनुरोध करते हुए याचिका दायर की थी, जिस पर अदालत ने यह सख्ती दिखाई। सवाल है कि आंकड़े जारी करने में बैंक के अधिकारियों को आखिर दिक्कतें क्या आ रही, उनको यह बताने में इतना संकोच क्यों हो रहा है कि किसने कितने रुपए किस राजनीतिक दल को दिए या किस पार्टी ने कब अपने बॉन्ड भुनाए। चूंकि इन सवालों का स्पष्ट जवाब एसबीआई की ओर से अब तक नहीं आया, इसलिए यह शंका भी पैदा होती है कि क्या किसी दबाव में वह इन आंकड़ों को जारी करने में कोताही बरत रहा है। अदालत ने चुनावी बॉन्ड पर रोक लगाने का फैसला संवैधानिक न्यायिक पुनरीक्षण के तहत किया है। यह एक तरह का संवैधानिक स्व आत्मनियंत्रक न्यायिक पुनरीक्षण सिद्धांत का पालन है जो सरकार की सभी संस्थाओं पर लागू होता है। यह सिद्धांत एक प्रकार से इस बात के लिए बातें करता है कि जरूरी सूचनाओं की पहुंच सभी लोगों तक हो। यह समझने की बात है कि किसी अधिकार पर विवेकशील रोक लगाना उस अधिकार को खत्म करना नहीं होता है। कानून किसी अधिकार पर विवेकशील रोक लगा सकता है यदि रोक का उद्देश्य कानून सही है, लक्ष्य तक पहुंचने में सहायक और मौलिक अधिकारों को कम से कम बाधित करे। संविधान के अनुच्छेद 19(2) के अंतर्गत जो मौलिक अधिकार देश के नागरिकों को दिए गए हैं, उसका यह मतलब नहीं है कि हम काला धन अपने पास रखें। बहरहाल सिर्फ कानूनन रोक लगाकर चुनाव में काला धन की आमद को रोकना मुश्किल है, उसके लिए कोई अन्य प्रयास भी करने होंगे। मसलन चुनावी ट्रस्ट बनाना, चुनाव में कारपोरेट से फंड लेने पर रोक लगाना आदि। चुनावी बॉन्ड जहां चंदे के लेन-देन को गुप्त रखता है, वहीं मतदाताओं के अधिकार, सूचना के अधिकार का भी हनन करता है। ऐसे में बेहतर तरीका तो यही है कि चुनाव प्रणाली में पारदर्शिता को सुनिश्चित करने के लिए चुनावी प्रणाली में पारदर्शिता को सुनिश्चित करने के लिए चंदे की व्यवस्था पारदर्शी बने, एक-एक पैसे की जानकारी राजनीतिक पार्टियां खुद सार्वजनिक करें और मतदाताओं के अधिकारों का भी हनन न हो।
प्रधान न्यायाधीश डी.वाई चंद्रचूड़ ने साफ कहा है कि सन 1958 में तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश एम.सी. छागला ने चेताया था कि बिग बिजनेस और मनी बैग्स वास्तव में लोकतंत्र का गला घोंट देते हैं, यानी बड़े-बड़े औद्योगिक घरानों से राजनीतिक दलों को मिलने वाली थैलियां लोकतंत्र की सेहत के लिए ठीक नहीं। आज के समय में जब चुनाव खर्च काफी बढ़ गया है, छागला की ये टिप्पणी प्रासंगिक जान पड़ती है। ऐसे में अदालत का दायित्व तो कहीं ज्यादा बढ़ गया है कि वह किसी अनुचित और भ्रष्ट आचरण को रोके। चुनावी बॉन्ड पर सख्त रुख अपनाकर शीर्ष अदालत ने भारतीय लोकतंत्र का हित ही साधा है। धन्यवाद।